2500 हिटमैन। पुतिन ने एक आवाज लगाई और 2500 हिटमैन तैयार हो गए। पुतिन का एक ऑर्डर इस बार कीव को बख्शेगा नहीं। क्या अगले सरप्राइज अटैक में ज़ेलेंस्की का बंकर पूरी तरह तबाह हो जाएगा? ज़ेलेंस्की के सीक्रेट अड्डे पर हिटमैन का हमला कैसे होगा? हिटमैन कौन है? कितना फायर पावर है? और ये हिटमैन इस वक्त यूक्रेन का सबसे बड़ा सुपारी किलर कैसे बन गया है? 10 अक्टूबर को कीव पर दनादन हुए हमलों के बाद पुतिन ने गियर चेंज कर दिया है। पुतिन इस बार ज़ेलेंस्की को माफ नहीं करेंगे, ये सब जानते हैं। बस मौके का इंतजार है और वक्त तय होना है, क्योंकि पुतिन ने ईरान से 2400 नए ड्रोन लेने का ऑर्डर जारी कर दिया है। यूक्रेन का मीडिया ज़ेलेंस्की के हवाले से छाप रहा है कि रूस ईरान से 2400 ड्रोन ले रहा है। यह खबरें हर जगह फैली हुई हैं। शाहिद 136 ड्रोन की बात हो रही है। सोशल मीडिया पर भी बताया जा रहा है कि पुतिन ने ईरान को ड्रोन का बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया है। शाहिद 136 को लेकर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है, बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि उनकी बातों ने साबित कर दिया है कि ईरान के ड्रोन इस वक्त यूक्रेन को बहुत बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। Вчора ворогом застосовано вже більше сотні крилатих ракет, десятки різних безпілотників, включно з іранськими шахідами. І кожні 10 хвилин я отримую повідомлення про застосування ворогом іранських шахідів. 10 अक्टूबर को कीव पर पुतिन का जो गुस्सा फूटा था, उसमें 2 बड़े हथियारों की भूमिका थी। इसलिए पुतिन के 2 सबसे खतरनाक हिटमैन देखिए। पहली है कलिब्र मिसाइल और दूसरा है शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन। दोनों हथियार 10 अक्टूबर को लगातार लॉन्च किए गए। इसमें कलिब्र क्रूज मिसाइल के हमले तो बहुत ज्यादा खतरनाक माने गए। इस मिसाइल के अलग अलग वर्जन से पुतिन ने कीव और यूक्रेन के कई शहरों पर कयामत बरसाई। कलिब्र हर तरफ से लॉन्च की गई, बॉम्बर से लॉन्च की गई, समंदर से लॉन्च की गई और लैंड बेस्ड लॉन्चर से दागी गई। काला सागर से उठे इन मिसाइलों के बवंडर ने कीव को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। परमाणु हमले जैसे खतरे को देखते हुए लोग अंडरग्राउंड मेट्रो में पनाह लेने लगे। पुतिन का दूसरा सबसे बड़ा हथियार है शाहिद 136 ड्रोन। ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था। इस हिटमैन ने पहले से तय टारगेट पर जबरदस्त हमले किए। ज़ेलेंस्की अब तक इस बात को समझ नहीं पाए कि पुतिन ने अभी तक अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई है। वो चाहें तो कीव के साथ ज़ेलेंस्की का घर, उनका बंकर और तमाम बड़ी सरकारी इमारतें धूल में तब्दील हो जाएंगी। Такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю. कीव पर तमाम तरह के मिसाइल और सुसाइड ड्रोन के हमलों के बाद भी ज़ेलेंस्की सुरक्षित हैं और खुलकर बयान दे रहे हैं। पुतिन को लगातार चैलेंज कर रहे हैं। ये बात साफ है कि पुतिन ने अभी उन्हें टारगेट नहीं किया है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। इसकी गारंटी तो पुतिन भी नहीं दे रहे। Попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений. ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो स्टेटमेंट में ईरान के ड्रोन का नाम लिया है। पुतिन इस वक्त यूक्रेन में ईरान के शाहिद 136 सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उड़ता हुआ बम है और वहां जाकर गिरता है जिस टारगेट को उसे पूरी तरह से खत्म करना होता है।
हालांकि रिपोर्ट्स ऐसी मिलती रही हैं कि किरुस ने जुलाई और अगस्त में अपनी फोर्स को ईरान के ड्रोन्स ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी थी। इसमें 3 ड्रोन शामिल रहे, जिसमें मोहाजिर 6, शाहिद 129 और शाहिद 191 ड्रोन शामिल हैं। ये ड्रोन सर्विलांस के साथ दुश्मन पर बम गिराने का काम कर सकते हैं। आत्मघाती शाहिद 136, इनमें शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है, जो अकेला हमला नहीं करता बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है, जो यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले की ही बात है जब रूस ने ईरान से ड्रोन लेने शुरू किए थे और यह खबर पश्चिमी मीडिया में आई थी। तब तमाम अखबारों में शाहिद 136 ड्रोन को खारिज कर दिया गया था। ऐसी रिपोर्ट छापी जाने लगी कि ईरान के लिए गए ड्रोन फेल हो गए हैं और ईरान से ड्रोन लेना पुतिन की गलती थी, जिससे वो ज़ेलेंस्की की फौज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। लेकिन कीव पर हमले के बाद सब कुछ बदल गया। ज़ेलेंस्की के ख्यालात बदल गए हैं, ज़ेलेंस्की के सुर बदल गए हैं। ज़ेलेंस्की का हौसला कितना डगमगाया है ये देखना बाकी है, लेकिन पुतिन की तैयारी परफेक्ट थी। पुतिन ने ऐसे ड्रोन्स के जरिए कीव पर हमले का प्लान क्राइमिया ब्रिज अटैक के फौरन बाद बना लिया था। आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? 8 अक्टूबर 2022, 6:07। इसके लिए 8 अक्टूबर को सुबह 6:07 का ये वीडियो देखिए, जब रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले पुल पर बहुत बड़ा धमाका होता है। क्राइमिया से रूस का संपर्क टूट जाता है। इस धमाके को ज़ेलेंस्की और नेटो का मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। पूरी दुनिया में रूस और पुतिन का मजाक बनाया जाता है। पश्चिमी मीडिया पूछती है कि इस हमले के बाद पुतिन की हुकूमत का अंत करीब है। सरगई सुरोविकिन के हाथ जंग की कमान। यूक्रेन के शहर शहर तबाही के निशान। परमाणु हमले की धमकी पर भड़का अमेरिका। यूक्रेन जंग बनेगी महाविनाश का महासंग्राम। यूक्रेन जंग को शुरू हुए 8 महीने पूरे होने वाले हैं और इस दौरान दुनिया यूक्रेन के शहरों को खंडहरों में तब्दील होने वाली तस्वीरों को देखकर दहल रही है। लेकिन अब इस जंग में एक ऐसा खतरनाक मकाम आया है जो दुनिया को महाविनाश के महासंग्राम की तरफ धकेल सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब बार बार अमेरिका समेत पूरी दुनिया को यूक्रेन पर परमाणु हमले का डर दिखाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। लिहाजा अब राष्ट्रपति पुतिन के परमाणु हमले के बयान पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुरी तरह से भड़के हुए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जो बाइडेन ने सीधा कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करता है तो अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन को पता है कि क्या करना है। पेंटागन को उनसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं जानते कि राष्ट्रपति पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें यूक्रेन जंग को फौरन रोक देना चाहिए और यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुला लेना चाहिए। लेकिन दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन फिलहाल इस जंग को नहीं रोकने वाले हैं और वो यूक्रेन को सरेंडर करवाने के लिए उस पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं और टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए उनके पास एक नहीं बल्कि कई विकल्प खुले हैं। यूक्रेन से महज 22 मील दूर बेलगोरोद में रूस का एक बड़ा परमाणु अड्डा है। बेलगोरोद से रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के जरिए निशाना बना सकता है। काला सागर में यूक्रेन के पास छोटा न्यूक्लियर टेस्ट कर उसके इलाकों में रेडिएशन फैला सकता है।
खार्किव में टैक्टिकल परमाणु हमला कर यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की पर जानलेवा हमला भी किया जा सकता है। लवीव को निशाना बनाकर जेलेंस्की को जंग में सरेंडर करने के लिए दबाव डाला जा सकता है। रूस पोलैंड में लुब्लिन शहर पर हमला कर सकता है। लुब्लिन से यूक्रेन तक मदद पहुंचाने वाली सप्लाई लाइन शुरू होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साफ कर चुके हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो इसका अंजाम उसे भुगतना होगा और ऐसे सूरत हाल में ये तय है कि यूरोप में महाविनाश का महासंग्राम शुरू हो जाएगा। फिलहाल दुनिया की टेंशन को रूस और पुतिन के करीबी और दोस्त बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने और भी बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति लुकाशेंको का आरोप है कि नेटो और यूक्रेन मिलकर बेलारूस पर हमले के प्लान बना रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका तो ये भी आरोप है कि यूक्रेन और नेटो बेलारूस पर परमाणु हमला भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति लुकाशेंको के बयान से लगता है कि वो राष्ट्रपति पुतिन के खतरनाक प्लान यानी यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक की जमीन तैयार कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि बेलारूस के आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति लुकाशेंको रूस के इशारे पर काम कर रहे हैं। Росія намагається прямо втягнути Білорусь в цю війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано вона вже втягнула їх, а прагне втягнути безпосередньо. Україна не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності. रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि अगर उन्होंने यूक्रेन पर रूस की जमीन से परमाणु हमला किया तो रूस अमेरिका और नेटो के निशाने पर होगा। लिहाजा वो इस स्थिति से बचने के लिए यूक्रेन पर हमला करने के लिए बेलारूस का सहारा लेना चाहते हैं। शायद इसीलिए बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने राष्ट्रपति पुतिन के इशारे पर यह बयान दिया कि बेलारूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन उनकी सरहद के पास अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक यूक्रेन और बेलारूस की सीमा पर आकर हालात का जायजा ले सकते हैं और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि हकीकत क्या है। В кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. Я прошу вас на рівні Групи 7 підтримати цю нашу ініціативу.